वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 191। ये टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी आरओ एआरओ के लिए। और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पर, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिरोही पॉइंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, हिंद महासागर में, कैरिबियन सागर में, अंटार्कटिका में? सिरोही पॉइंट यह है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सिरोही पॉइंट का नाम गिरिराज सिंह सिरोही के नाम पर रखा गया और गिरिराज सिंह सिरोही अंटार्कटिका पर कदम रखने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 100 दिन तक अंटार्कटिका में शोध कार्य किया। तो जी के रिलेटेड क्वेश्चन हो गया एक तरह से ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्वार्टजाइट, नी स्लेट, इनमें से कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं? देखिए, चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टानें, ठीक है। आग्नेय हो गई, अवसादी हो गई, और आग्नेय और अवसादी के रूपांतरण से जो चट्टानें बनती हैं उनको रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो क्वार्टजाइट, नी स्लेट, ये तीनों के तीनों रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं। डी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ एआरओ की। देखिए, क्वार्टजाइट चट्टान का निर्माण होता कैसे है? वो होता है सैंडस्टोन से, यानी बलुआ पत्थर से। और नीस का निर्माण कैसे होगा? अवसादी अथवा आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से होता है। और सेल कैसे बनती है? सेल से जो है स्लेट, स्लेट कैसे बनती है? सेल के रूपांतरण से। आमतौर पर विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन के निकट स्थित महाद्वीपों के पश्चिम में क्या पाया जाता है? पर्वत, मरुस्थल, नदियां या झीलें? बताइए। विषुवत रेखा के निकट जो भी महाद्वीप हैं उनके पश्चिम में पाया जाता है मरुस्थल, डेजर्ट। बी है आंसर। देखिए, आमतौर पर विषुवत रेखा के निकट महाद्वीपों के पश्चिम में जो है मरुस्थल यानी डेजर्ट पाया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है? उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, उप ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र या भूमध्य रेखीय उच्च दाब क्षेत्र? हॉर्स लैटिट्यूड है भूमध्य रेखीय उच्च दाब क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, यह है इक्वेटर 0 डिग्री। इक्वेटर के 15 डिग्री से 30 डिग्री और दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी, ये जो अक्षांश है यहाँ कहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड। और यह जो क्षेत्र होता है वो उच्च दाब का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चोमोलुंगमा किस देश में स्थित है? चोमोलुंगमा है नेपाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में चोमोलुंगमा कहा जाता है। देखिए, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसकी ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ध्रुवीय क्षेत्र टुंड्रा में किस जानवर की खाल का उपयोग एस्किमो जनजाति के लोग वस्त्र के रूप में धारण करते हैं? कौन सा जानवर है वो इनमें से? स्लॉथ बियर, हिंदी में रीछ बोलते हैं इसको। यूपीएससी सिविल सेवा में इस बार इससे प्रश्न आया था और यही आंसर था उसका। बालरस, भालू, कैरिबो। टुंड्रा क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, टुंड्रा में कैरिबो जानवर की खाल का उपयोग जो एस्किमो ट्राइब है वहाँ के लोग वस्त्र के रूप में उसको धारण करते हैं। देखिए, कैरिबो एक किस्म का रेंडियर होता है। यह मुख्यतः ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है और यह उत्तरी यूरोप, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट कहलाता है और पृथ्वी पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र सभी जो है भूपटल के अंग हैं और भूपटल का निर्माण खनिजों एवं चट्टानों से हुआ है। यहाँ 3 स्टेटमेंट है भूपटल या अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड। कौन कौन सा सही है इसमें? देखिए, बिल्कुल पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो डी है इसका आंसर। तो पृथ्वी की संरचना जो है वो 3 परतों में विभाजित है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट कहलाता है और इसे ही भूपृष्ठ या भूपर्पटी आदि भी कहा जाता है। पृथ्वी पर स्थित जो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, समुद्र हैं, सभी भूपटल के अंग हैं और भूपटल की जो औसत गहराई है वो 10 से 25 मील तक है
और इसका निर्माण खनिजों एवं चट्टानों से हुआ है और भूपटल की रचना में लगभग 2000 खनिजों का योगदान है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लैकोलिथ, लेपोलिथ, उपरोक्त में से कौन सा जो है सही होगा? लैकोलिथ के सामने है यह जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। और लेपोलिथ क्या है? जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ साउथ अमेरिका में मिलते हैं। दो स्टेटमेंट जो लेकोलिथ और लेपोलिथ के बारे में एक तरह से डेफिनेशन उनकी दे रहा है, ये दोनों के दोनों सत्य हैं और सी है इसका आंसर। पहली बात तो यही चीज़ क्वेश्चन बन जाती है कि लेकोलिथ और लेपोलिथ है क्या, या ये चीज़ें या ये आकृतियाँ किससे संबंधित हैं? हिमानी या ग्लेशियर से संबंधित है, झीलों से संबंधित है, या फिर ज्वालामुखी से संबंधित है? तो उत्तर क्या है इसका? ज्वालामुखी से संबंधित है ये। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सी है इसका आंसर। तो बैथोलिथ हो गया, लेकोलिथ हो गया, लेपोलिथ हो गया और फैकोलिथ, ये जो है ज्वालामुखियों से संबंधित है। बैथोलिथ की बात करें तो एक प्रकार की आग्नेय चट्टानें हैं जो तब बनती हैं जब मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी में उठता है लेकिन सतह पर नहीं फटता। ठीक है, देखिए जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ये मैग्मा जो है ना वो अर्थ के नीचे पाया जाता है, धरती में पाया जाता है। तो अंदर जब ये पदार्थ रहता है तो मैग्मा होता है, बाहर अगर निकल गया तो ये क्या हो गया? लावा हो गया। कभी कभी मैग्मा अंदर ही जम जाता है, कभी बाहर आकर जमता है। लेकोलिथ की बात करें, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो इसे लेकोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ की बात करें, जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता हो तो उसे लेपोलिथ कहते हैं और लेपोलिथ साउथ अमेरिका में मिलते हैं। फैकोलिथ की बात करें, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सिल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सिल और डाइक, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। ठीक है, डाइक क्या है? जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। बिल्कुल यहाँ करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो सिल जो है जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। और डाइक की बात करें, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी है? लिथोस्फीयर की मोटाई है 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो लिथोस्फीयर में जो है पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा शामिल किया जाता है। इसकी औसत मोटाई लगभग है 200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को निम्नलिखित में से कौन सी नहर जोड़ती है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है कील नहर। ए है इसका आंसर। कील नहर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो जर्मनी में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 98 किलोमीटर और इस नहर का निर्माण हुआ था 1895 में। केप केनेडी का पुराना नाम क्या था? केप एलिजाबेथ, केप केन वेरल, केप ऑफ गुड होप। केप केनेडी का पुराना नाम था केप ऑफ गुड होप। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। केप केनेडी अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है और यह स्थान है रॉकेट लॉन्च के लिए प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चक्रवात या साइक्लोन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में ये घूमा एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घूमा ये क्लॉकवाइज। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह किसी भी दिशा में नहीं घूमता। क्यों नहीं घूमता भाई? घूमता है। देखिए यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी 20 से एक रेखा खींच दो। 0 डिग्री ऊपर का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, नीचे का हो गया उत्तरी गोलार्ध। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो जो चक्रवात आते हैं वो यहाँ पे भी आते हैं, जो चक्रवात आते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में भी आएंगे, उत्तरी गोलार्ध में भी आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में भी आएंगे। जब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आएगा तो जो चक्रवात की दिशा होगी यानी जो पवनों की दिशा होगी वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होगी और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होगी। तो ऊपर का नीचे कर लेना, नीचे का ऊपर कर लेना। अच्छा, जैसे ऊपर चक्रवात आ रहा है वैसे ही प्रति चक्रवात भी आता है, नीचे भी प्रति चक्रवात आता है। तो जो चक्रवात यहाँ कर रहा है प्रति चक्रवात उसका उल्टा करेगा, जो चक्रवात यहाँ कर रहा है प्रति चक्रवात उसका उल्टा करेगा। यानी ये ए वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चक्रवात या साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं जो हवाएं हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है घड़ी की सुई की दिशा में घूमती हैं यानी क्लॉकवाइज।
एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वैश्विक स्तर पर देखें तो एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। एस्बेस्टस जो है वो सिलिकेट खनिज से निर्मित होता है और रूस विश्व के कुल 55% एस्बेस्टस का उत्पादन करता है। भारत के परिदृश्य में देखें एस्बेस्टस का उत्पादन तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश लगभग पूरे भारत के एस्बेस्टस का उत्पादन करते हैं। एस्बेस्टस का उत्पादन बड़े पैमाने पर राजस्थान राज्य के उदयपुर, डूंगरपुर, अलवर, अजमेर और पाली जिलों में किया जाता है। एस्बेस्टस एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल 6 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सिलिकेट खनिजों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत इंसुलेशन, बिल्डिंग इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है। यह बिल्डिंग बंधनकारी और वस्तुओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ है, वैसे ही बताइए फ्रांस और जर्मनी के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? कौन सी है इसमें? मैजिनाट, 49वीं समानांतर रेखा, हिंडनबर्ग रेखा या सिगफ्राइड रेखा? फ्रांस और जर्मनी के बीच है सिगफ्राइड रेखा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सिगफ्राइड रेखा जो है वो हिंडनबर्ग रेखा का हिस्सा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह रेखा अस्तित्व में आई। कुछ ये महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है, पीसीएस में भी, आरओ में भी। 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। 17वीं समांतर रेखा की बात करें तो दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच है। 20वीं समांतर रेखा की बात करें तो लीबिया और सूडान के बीच। 31वीं समांतर रेखा इराक और ईरान के बीच। 38वीं समानांतर रेखा दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग पोलैंड और जर्मनी के बीच है। मैकमोहन बहुत पूछी एग्जाम में, चीन और भारत के बीच है। मेजिनाट रेखा चीन, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और ये क्या है? मेन नेरहाइम रेखा, यह है रूस और फिनलैंड के बीच। रेड क्लिफ हो गई भारत पाकिस्तान के बीच। सिगफ्राइड हो गई फ्रांस और जर्मनी के बीच। और नीली रेखा हो गई लेबनान और इजराइल के बीच। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं मेजिनाट भी लिखी है, इस चीज़ को याद रखना, या हटा ही देते हैं इसको। ठीक है, जर्मनी फ्रांस सिगफ्राइड। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। महासागरों में पृथ्वी के कुल जल का कितने प्रतिशत मौजूद है? महासागरों में पृथ्वी के कुल जल का कितने प्रतिशत मौजूद है? तो सबसे बड़ा नंबर खोजिए, 97%। देखिए, पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है वो जल से ढका हुआ है। इसमें महासागर का योगदान अधिक है और पृथ्वी के कुल जल भंडार का 97% महासागरों में विद्यमान है। यह जो जल है वो अपेक्षाकृत लवणीय होता है। महासागरों में कुल जल की मात्रा 1.50 अरब क्यूबिक किलोमीटर है और महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3700 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भूगोल में जीरो क्षितिज, पी क्षितिज और ए क्षितिज किसकी परतें हैं? नहीं नहीं, ये क्या हो गया, ये हटाओ उसको। क्वेश्चन नंबर 17 ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? नवीनतम पर्वत श्रृंखला है इसमें कौन सी? शिवालिक, विंध्यन, अनामलाई या अरावली? अरावली तो पुरानी है। जो हिमालय का हिस्सा होगी वही नवीनतम होगी, यानी बी है इसका आंसर, शिवालिक। शिवालिक एक नवीन पर्वत श्रेणी है। शिवालिक पहाड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शिव की जटाएं। जटा का मतलब है बाल या केस। देखिए, यह बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है और यह 1500 से 2000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। शिवालिक क्षेत्र जो है ओसोनियन पुरातात्विक संस्कृति का घर है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। सिलिका के क्रिस्टलीकरण के दौरान सैंडोस्टोन में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ निर्मित होता है? सिलिका के क्रिस्टलीकरण के द्वारा सैंडस्टोन में जो पाया जाने वाला पदार्थ निर्मित होता है वो है क्वार्ट्जाइट। ये बलुआ पत्थर बोलते हैं इसको। ऊपर था तो किसी ऑप्शन में। तो क्वार्ट्जाइट एक कठोर रूपांतरित चट्टान है जो मूल रूप से सैंडस्टोन होती है, यानी बलुआ पत्थर से निर्मित होती है। ताप व दाब के प्रभाव से सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में रूपांतरित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय, निम्नलिखित में से किस नदी का ज्वारंत मुख सबसे लंबा है इनमें? अमेजन, ओब, नील या गंगा?
ओब नदी का सबसे लंबा है, बी है इसका आंसर। और ओब नदी जो है वो रूस के पश्चिमी साइबेरिया की प्रमुख नदी है और यह विश्व की 7वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 3650 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। करंट से रिलेट करके देख सकते हैं इस ज्योग्राफी के प्रश्न को। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभी कुछ साल पहले 21-22 से पहले ब्राज़ील था और भारत दूसरे पर था, लेकिन अभी वर्तमान जो स्थिति है भारत प्रथम स्थान पर है। पहला है भारत का और ब्राज़ील है दूसरे पर। पहला है भैया, पहला पहला, ए है आंसर। देखिए, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में वर्ष 2021 से 22 में चीनी के मौसम के दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। तो प्रथम स्थान पर है भारत और भारत के बाद ब्राज़ील जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। पहला भारत। तो ये 20 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।